नमस्कार। मैं अंजू सांगवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़, बीकानेर से। श्री डूंगरगढ़ कॉलेज द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम अपने पिछले वीडियो में किए गए रीतिकाल के अध्ययन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों की चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रीतिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। प्रिय विद्यार्थियों, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति तो रीति निरूपण ही थी, लक्षण ग्रंथों का निर्माण करना ही था। फिर भी विलासी राजाओं की विलासवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए रीतिकाल के कवियों ने श्रृंगार प्रधान रचनाएं भी लिखी थी। अतः श्रृंगारिकता को भी रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्तियों में स्थान दिया जा सकता है। रीतिकाल के अधिकतर कवि किसी न किसी राज्य के आश्रय में रहते थे। अतः आश्रयदाताओं के दान, पराक्रम आदि का अलंकारिक वर्णन करने से इन्हें धन की प्राप्ति होती थी। अतः अलंकारिकता और साथ ही साथ आश्रयदाताओं की प्रशंसा करना भी इन कवियों की प्रवृत्ति रही। धार्मिक संस्कारों के कारण भक्तिपरक रचनाएं करके ये कवि आत्मलाभ प्राप्त किया करते थे और साथ ही जीवन के व्यक्तिगत अनुभवों को नीति का जामा पहनाकर नीति कथनों के रूप में भी इन कवियों ने व्यक्त किया। इस प्रकार से भक्ति और नीति को भी इन कवियों की प्रवृत्तियों में सम्मिलित किया जा सकता है। चलिए अब हम रीतिकाल की प्रवृत्तियों का बिंदुवार अध्ययन कर लेते हैं। रीतिकाल की प्रथम प्रवृत्ति, रीति निरूपण। रीतिकाल की जो सबसे मुख्य प्रवृत्ति है वो रीति निरूपण ही मानी गई है। रीति निरूपण कवियों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया। काव्यांग परिचायक कवि, रीति निरूपण एवं काव्य रचना को समान महत्व देने वाले कवि और कवि कर्म को महत्व देने वाले रीति ग्रंथकार। यानी रीतिकाल में जो रीति निरूपण करने वाले कवि हुए वो 3 प्रकार के थे। पहले तो थे जो सिर्फ रीति निरूपण ही करते थे अपने काव्य के माध्यम से। दूसरे उस श्रेणी के कवि थे जो रीति निरूपण के साथ साथ काव्य रचना को भी उतना ही महत्व देते थे। और जो तीसरी श्रेणी के कवि थे वो केवल काव्य रचना को ही महत्व देते थे। अर्थात पहले कवि सिर्फ रीति ग्रंथकार, दूसरे कवि और रीति निरूपक दोनों ही थे और तीसरे सिर्फ कवि ही थे। देखिए, रीतिकाल की जो प्रधान प्रवृत्ति है रीति निरूपण, उसका उद्देश्य क्या था? रीति निरूपण करने का उद्देश्य क्या था? रीति निरूपण का उद्देश्य था काव्य रसिकों को काव्य शास्त्र की शिक्षा देना और साथ ही साथ अपने पांडित्य का प्रदर्शन करना। ये रीतिकाल के कवियों का प्रमुख उद्देश्य था और इसी उद्देश्य से उन्होंने रीति निरूपक या काव्यांग निरूपक ग्रंथ लिखे। संस्कृत लक्षण ग्रंथों का अनुवाद करने के कारण शुक्ल जी के अनुसार हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी में रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य की कोटि में नहीं आते हैं, वे कवि ही थे। इन रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक, सहृदय, निपुण कवि थे। इनका उद्देश्य कविता करना था, न कि शास्त्रीय पद्धति से काव्यांगों का निरूपण करना। देखिए जो रीति, अब हम ये बात यहाँ पर साथ ही साथ ये बात भी कर लेते हैं कि जो रीति निरूपण करने वाले आचार्य थे वो भी 2 प्रकार के थे। रीति निरूपण करने वाले आचार्य 2 प्रकार के थे। वो 2 प्रकार कौन से थे? प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ लिखने वाले आचार्य थे सर्वांग निरूपक और दूसरे थे विशिष्टांग निरूपक। अब ये सर्वांग निरूपक और विशिष्टांग निरूपक क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ऐसे कवि जिन्होंने काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य भेद, शब्द शक्ति, काव्य की आत्मा, रस, ध्वनि, काव्य गुण, दोष, रीति, अलंकार, छंद आदि का निरूपण अपने ग्रंथ में किया, वे सर्वांग निरूपक कवि कहे जा सकते हैं। ऐसे कुछ कवियों के नाम भी हम यहाँ पर गिना सकते हैं, जैसे कि चिंतामणि, जिनकी रचना है कवि कुल कल्पतरु, जो कि एक सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। इसी प्रकार से देव का शब्द रसायन, कुलपति मिश्र का रस रहस्य, भिखारीदास का काव्य निर्णय आदि ऐसे ग्रंथ हैं जो सर्वांग निरूपक ग्रंथ हैं। और जो रीति निरूपण करने वाले दूसरे प्रकार के कवि थे वो थे विशिष्टांग निरूपक
कवि। विशिष्टांग निरूपक कवियों ने किसी एक काव्यांग, रस, अलंकार या छंद का विवेचन किया। हाँ, कहीं कहीं इनमें से रस अलंकार का विवेचन एक साथ भी किया गया है, जैसे कि देव के भाव विलास में तथा याकूब खां के रसभूषण में। तो इस प्रकार से रीति निरूपण रीतिकाल की सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्रमुख प्रवृत्ति थी। रीति निरूपण का तात्पर्य है काव्यांगों का निरूपण करना। रीति निरूपण करने वाले जो आचार्य थे वो दो प्रकार के थे, एक तो सर्वांग निरूपक और एक थे विशिष्टांग निरूपक कवि। सर्वांग निरूपक कवियों ने काव्य के सभी अंगों का विवेचन अपने काव्य में किया और विशिष्टांग निरूपक कवियों ने किसी एक अंग या रस और अलंकार का एक साथ अपने ग्रंथ में विवेचन किया। तो इस प्रकार से रीति निरूपण का विवेचन हो जाता है। रीतिकाल की दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति रही है श्रृंगारिकता। देखिए, श्रृंगारिकता क्या है? काव्य का केंद्र बिंदु श्रृंगार वर्णन, स्थूल एवं इंद्रिय श्रृंगार वर्णन, जिसमें रूप लिप्सा, भोग की इच्छा, शरीर सुख की कामना व बाह्य सौंदर्य का नक्शिक चित्रण किया गया है। अर्थात रीतिकाल में जो श्रृंगारिकता का, श्रृंगार रस का जो वर्णन किया गया वो किस प्रकार का था? काव्य का केंद्र बिंदु श्रृंगार वर्णन। रीतिकाल के कवियों के काव्य का केंद्र बिंदु था श्रृंगार का वर्णन करना, लेकिन उनका जो ये श्रृंगार वर्णन है वो स्थूल व ऐन्द्रिक था। स्थूल व ऐन्द्रिक मतलब कि उसमें रूप लिप्सा, भोग की इच्छा, शरीर का सुख, बाह्य सौंदर्य का नक्शिक चित्रण ही किया गया है। अंतः वृत्तियों की तरफ कवियों का ध्यान नहीं गया है। नगेंद्र ने इसके बारे में कहा है, सांचा चाहे जैसा भी रहा हो, ढली उसमें श्रृंगारिकता ही। अर्थात हर कवि ने किसी न किसी रूप में अंत में आकर श्रृंगारिकता का ही वर्णन किया। राधा व कृष्ण के प्रेम वर्णन में भक्ति का लेस मात्र भी नहीं था। अर्थात इन कवियों ने कहने के लिए तो राधा व कृष्ण के भक्तिपरक दोहे लिखे, किंतु वहाँ भी इन्होंने अतिशय श्रृंगारिकता का वर्णन किया कि उनमें भक्ति का भाव तो हमें मिलता ही नहीं है। उसे पढ़कर पूरे वो दोहे या वो रचना केवल मात्र श्रृंगार वर्णन का उदाहरण ही समझ आती है। आगे देखिए, भिखारी दास ने इसी बात को सिद्ध करते हुए एक उक्ति भी कही, रीझे है सुकवि तो कविताई जानो, नहीं तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। अर्थात हमने जो कविता लिख दी, या कवियों ने, रीतिकाल के कवियों ने तो इस प्रकार की कविता लिख दी कि अगर कविगण है वो अगर इसे रीझ जाते हैं तो इसे कविता का नाम दे दिया जाएगा, नहीं रीझेंगे तो हम ये सोच लेंगे कि हमने राधा और कृष्ण की भक्ति कर ली है। तो इस प्रकार से राधा कृष्ण के जो भक्ति परक दोहे हैं वो भी केवल श्रृंगार के ही उदाहरण है, भक्ति का उनमें लेस मात्र भी देखने को नहीं मिलता है। रीति मुक्त कवियों ने जो वियोग श्रृंगार का वर्णन किया वो उज्ज्वल व आकर्षक श्रृंगार वर्णन माना जा सकता है। अर्थात पूरे रीतिकाल में जो सबसे सुंदर श्रृंगार वर्णन माना जाता है वो रीति मुक्त कवियों का माना जाता है। अर्थात घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, इनके द्वारा जो श्रृंगार वर्णन किया गया है, इन्होंने विशेषकर श्रृंगार के वियोग पक्ष का उद्घाटन ये अपने काव्य में किया है। और ये जो उद्घाटन है, ये जो वर्णन है, ये अत्यंत ही उज्ज्वल व आकर्षक है। रीतिबद्ध व रीति सिद्ध कवियों ने श्रृंगार के संयोग पक्ष का वर्णन ही किया है। देखिए, रीतिकाल के कवियों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया था, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। तो रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवियों ने तो श्रृंगार के संयोग पक्ष को ही अधिक महत्व दिया है, और जहाँ पर उन्होंने वियोग का वर्णन किया भी है कहीं कहीं तो वो भी हास्यास्पद हो गया है और या फिर बिल्कुल भी दिल को छूने वाला नहीं है। और रीति मुक्त कवियों ने श्रृंगार के वियोग पक्ष का ही उद्घाटन किया है और उनका उद्घाटन बड़ा ही उज्ज्वल और आकर्षक है। बिहारी का जो वियोग वर्णन है वो तो हास्यास्पद है ही, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से जो रीतिकाल के कवियों की दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति है वो श्रृंगारिकता है। इन कवियों का श्रृंगार वर्णन शास्त्रीय बंधनों से बिल्कुल बंधा हुआ था, तो दूसरी तरफ आश्रयदाताओं की प्रवृत्ति ने भी उसे उस सीमा तक पहुंचा दिया कि जहां यह अश्लीलता का संस्पर्श करने लगा।
नायक नायिका भेद का जो निरूपण है वो हमें श्रृंगार रस वर्णन के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। देखिए ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इन कवियों को दरबारी वातावरण ही प्राप्त हुआ था, जिसमें व्यक्ति की दृष्टि विलास के समस्त उपकरणों के संग्रह की ओर ही रहती थी। निर्द्वंद भोग में ही जीवन की सार्थकता समझी जाती थी और रीतिकाल में, बल्कि संपूर्ण रीतिकाल में, नारी को केवल उपभोग की वस्तु मानकर ही देखा गया। पुरुष की समस्त चेष्टाएं बस उसे एक वस्तु के रूप में देखती रही। विलास वृत्ति की प्रधानता के कारण इनकी सौंदर्य दृष्टि भी नारी के केवल बाह्य रूपाकार, उसकी शारीरिक बनावट, उसके अंग सौष्ठव तक ही सीमित रही। आंतरिक सौंदर्य के उद्घाटन में उनकी कोई रुचि नहीं रही। नारी के प्रति सामंती दृष्टि होते हुए भी कहीं कहीं स्वकीय प्रेम के दृश्य भी हमें रीतिकाल में देखने को मिल जाते हैं, अन्यथा तो सर्वत्र परकीय प्रेम की प्रधानता ही रही है। स्वकीय और परकीय नायिका के दो भेद हैं। स्वकीय नायिका अर्थात नायक की विवाहिता पत्नी और परकीय नायिका अर्थात नायक की प्रेमिका। इन कवियों के श्रृंगार चित्रण में इंद्रिय सुख की प्रधानता, रूप लिप्सा, भोगिच्छा, बाह्य सौंदर्य की प्रधानता दिखाई पड़ती है। संयोग चित्रण में जहाँ सुख वर्णन एवं विपरीत रति का चित्रण है, वहाँ अश्लीलता का समावेश हो गया है। किंतु रीतिमुक्त कवियों ने हृदय की विकलता का मार्मिक अनुभूति परक चित्रण वियोग श्रृंगार के अंतर्गत किया है। तो इस प्रकार से रीतिकाल की दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति है श्रृंगारिकता। सारे कवि उस समय दरबारों में रहते थे और उसी वातावरण के अनुसार उन्होंने नारी को केवल एक चीज़ समझकर उसके शारीरिक बनावट का अपने काव्य में चित्रण किया और वो चित्रण अश्लीलता की सीमा को भी छू जाता है। और इस प्रकार से श्रृंगार रस अपने आश्रयदाताओं की विलास वृत्ति को संतुष्ट करने के लिए श्रृंगार रस का वर्णन करना, बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करना कवियों के लिए ज़रूरी भी था। लेकिन हम बिल्कुल यह नहीं कह सकते कि रीतिकाल में श्रृंगार रस का अच्छा वर्णन हुआ ही नहीं है, क्योंकि रीति मुक्त कवियों ने श्रृंगार रस का बहुत ही अच्छा और आकर्षक वर्णन किया।